हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पर। जैसा आपको पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल सब्जेक्ट वाइज वो यहाँ पे इस चैनल पे आपको कराया जा रहा है। इससे पहले आपने देखा कि भूगोल के जितने भी सारे क्वेश्चन आपके आए हुए थे उनको सबको हमने क्या किया है, यहाँ पे उसको अच्छे से एक पूरा विस्तृत क्लास लिया है हमने इस पे, ठीक है। और अब जो हम लोग करने वाले हैं वो जो राज व्यवस्था आपकी है, जो कह सकते हैं संविधान से यानी पॉलिटी साइंस से जो भी सवाल पूछे गए हैं अब तक के आरपीएफ कांस्टेबल में, ठीक है, उसका पूरी की पूरी श्रृंखला विश्लेषण देखेंगे। ऐसे कई सारे आपके पास वीडियो पहुंचेंगे जितने भी सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ठीक है। तो आज हमारा कौन सा है, आज देखिए, आज जो भाग जो है हमारा ना, ये आपका पहला भाग है, फर्स्ट पार्ट है। ऐसे अन्य सारे पार्ट आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भाषा मतलब भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। चार ऑप्शन है: संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार। देखिए, जो बोलने की जो स्वतंत्रता है वो हमारा एक मौलिक अधिकार है। और ये मौलिक अधिकार किस प्रकार का मौलिक अधिकार है, तो आप देखेंगे ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार के अधीन आता है, ठीक है। इसके आपके क्या आएगा, अधीन आएगा। क्योंकि जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा कहां से कहां तक आर्टिकल में, तो ये आपका मिलेगा 19 से लेकर ये होगा आपका 22 तक। तो जो आपका अनुच्छेद है 19 से 22 तक, उसमें स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में क्या किया गया, वर्णन किया गया, ठीक है। लेकिन उसी में अगर हम देखें तो इसमें एक आपका अनुच्छेद कौन सा है, देखिए एक आपका अनुच्छेद है 19 वन का क, ठीक है। इस वाले पार्ट में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है, ये बात बोली गई है भाषण और अभिव्यक्ति, यानी कि कह सकते हैं कि भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है। ऐसे ही और भी नीचे बात बोली गई है, जैसे कि संघ बनाने का अधिकार होगा, ठीक है, धरना देने का अधिकार होगा, ठीक है, भारत में कहीं घूमने का अधिकार होगा, ठीक है, कहीं भी व्यवसाय करने का अधिकार होगा। तो ये आपके अनुच्छेद 19 वन के ही तहत वो सारे आपके आते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, स्वतंत्रता का अधिकार होगा। बाकी समानता का अधिकार आप देखेंगे तो समानता का अधिकार भी आपने पढ़ा होगा कि ये 14 से लेकर 14 से लेकर कहाँ तक है, तो 18 तक है, अनुच्छेद 18 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो ये कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, 25 से लेकर 28 तक मिलेगा। और संवैधानिक उपचार की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा आर्टिकल 32 यानी कि 32। और इसको ध्यान रखेंगे कि जो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसे अंबेडकर जी द्वारा एक अन्य नाम दिया गया है। तो अंबेडकर जी ने क्या बोला है इस आर्टिकल को या फिर इस अधिकार को, इसे बोला है संविधान की आत्मा। क्या बोला है, संविधान की आत्मा। तो संविधान की आत्मा अंबेडकर जी ने किसे बोला है, तो संवैधानिक उपचारों को बोला है, या आर्टिकल 32 को बोला है। वैसे अगर देखा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो वैसे तो प्रस्तावना को कहते हैं, ठीक है, प्रियम्बल को कहते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग अगर ये पूछे कि अंबेडकर के अकॉर्डिंग बताना है तो फिर ये आर्टिकल 32 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी बात और भी आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका ये मौलिक अधिकार है, यानी जो मूल अधिकार है, जिसे हम लोग मौलिक भी कह देते हैं, मौलिक या मूल अधिकार, क्या बोलेंगे, मूल अधिकार। तो जो आपका ये मौलिक या मूल अधिकार है ये हमने किस देश के संविधान से अपनाया है, तो इसे अपनाया है यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से इसे हमने अपनाया है। लेकिन ध्यान रखिए जो मौलिक अधिकार ये आपका है, ये भाग अगर पूछता है तो भाग हम लोग बता देते हैं, भाग 3 है। और अगर आपसे अनुच्छेद पूछता है तो अनुच्छेद हम बताएंगे कि जो मौलिक अधिकार आपका है ये आर्टिकल 12 से लेकर, ठीक है, 35 तक इसकी बात की गई है, ठीक है ना। 12 से लेकर 35 तक इसकी बात की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है मौलिक अधिकार के संदर्भ में, ठीक है।
चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डैश हुई थी, मतलब कब स्थापित हुई थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 1885, 1950, 1889 या 1947। अब देखिए जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक है, इसकी स्थापना तो हाल हुई कब, 1885 में, 1885 में। ठीक, तो जो आपका इसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई कब, तो ये हुई थी कब, 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे हुई, तो मुंबई, उस समय मुंबई ही कहते थे, मुंबई महाराष्ट्र। तो वहां पे एक क्या था, संस्कृत महाविद्यालय था, वहां पे खासकर हुआ था। तो इसके संस्थापकों में अगर नाम देखा जाए, जो फाउंडर की बात करते हैं, संस्थापक, तो संस्थापक में कौन आते हैं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ह्यूम यानी कि ए यो हुम ये कहते हैं। तो ये मतलब मुख्य रूप से क्या थे, संस्थापक थे। बाकी अगर अन्य संस्थापकों को देखा जाए, दादा भाई नौरोजी और अन्य व्यक्ति भी थे, ठीक है, लेकिन ये मुख्यतः यही थे, संस्थापक में यही नाम आता, ठीक है। अन्य में भी अगर देखा जाए तो वो दादा भाई नौरोजी भी शामिल हो जाते हैं मुख्य रूप से। अब आगे देखिए इसकी जो आईएनसी जो है, इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है, इसका जो प्रथम अधिवेशन भी होगा, अधिवेशन कब, 1885 में ही होगा, लेकिन कहाँ होगा, तो ये जगह होगी कौन सी, मुंबई ही क्या होगी, इसकी जगह होगी, ठीक है। और इसके प्रथम जो अध्यक्ष होंगे, प्रथम अध्यक्ष होंगे वो होंगे कौन, W.C. बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी होंगे, ठीक है। और इसमें सभी प्रांतों से अगर देखा जाएगा, तो सभी प्रांतों से कितने, 72 यानी 72 प्रतिनिधि क्या हुए थे, शामिल हुए थे। प्रतिनिधि क्या थे, शामिल थे। लेकिन मुंबई यानी महाराष्ट्र के ज्यादा प्रतिनिधि थे, क्यों, क्योंकि ये वहीं पर आयोजित ही हुआ था। तो ये 1885 आपको इसका ध्यान रखना है आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, 2, 5, 4 या 3। देखिए ये सवाल जब पूछा गया था 2019 से पूछा गया था, तब तो ये लोकसभा में 2 क्या होते थे, एंग्लो इंडियन होते थे, ठीक है। लेकिन अभी का प्रावधान क्या है कि कोई भी एंग्लो इंडियन का अब मनोनयन नहीं होता है राष्ट्रपति द्वारा। यानी कि प्रावधान देखो क्या हुआ कि जो आपका 104वां संविधान संशोधन कब, तो 2020, ठीक है। के अंतर्गत लोकसभा में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व को हटा दिया गया, ठीक है। यानी कि जब ये लाया गया संविधान संशोधन, इसमें बताया गया था कि अब लोकसभा में कोई भी एंग्लो इंडियन का चुनाव या मनोनयन नहीं होगा। हालांकि वो मनोनयन राष्ट्रपति ही करता था, लेकिन अब ये व्यवस्था क्या कर दी गई है, हटा दी गई है, ठीक है। और इसी संविधान संशोधन से देखा गया कि एससी और एसटी के आरक्षणों को 10 साल के लिए इंक्रीज कर दिया गया था, ठीक है। तो ये लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होते थे जो राष्ट्रपति को उसको करता मनोनयन करता था। चलिए अब आते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता
तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हॉल में डैश डैश के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। 30 दिन, 10 दिन और 14 दिन या 7 दिन। ये सवाल थोड़ा सा आपको यूनिक लगेगा क्योंकि ये बहुत ही कम ही सवाल बच्चे जान पाते हैं या फिर सामने आता भी है। तो इसमें हालांकि आंसर आप देखेंगे तो सही आंसर जो होगा वो होगा आपका 10 दिन। क्या होगा? 10 दिन। क्या होगा? 10 दिन। देखो इसका इस प्रश्न को समझने आपको हालांकि समझ अगर प्रश्न समझ में आ गया होगा तो आंसर आप कर ले जाएंगे। देखिए इसका मतलब क्या है, ये क्या कर रहा है कि जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति है अगर वो क्या करता है कि लोकसभा का भी चुनाव जीत जाता है, ठीक है, और राज्यसभा का भी, यानी कि वो दोनों सदनों का अगर वो सदस्य बन जाता है, दोनों सदनों का वो सदस्य बन जाता है, तो उस व्यक्ति को 10 दिन के अंदर यह सूचित करना पड़ेगा कि हमें राज्यसभा का सदस्य बनना है या लोकसभा का बनना है। अगर 10 दिन के अंदर वो सूचित नहीं करता है तो फिर वो दोनों जगह की सदस्यता उसकी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान है, क्या करना है कि अगर कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य बन जाता है तो फिर उसको 10 दिन के अंदर यह सूचित करना पड़ेगा कि हमें कौन से वाले सदन का सदस्य बनना है। अगर वो नहीं सूचित करता है तो दोनों सदन की सदस्यता उसकी समाप्त हो जाएगी। तो ये है क्या? 10 दिन इसका सही आंसर है। और ये आप देखेंगे सदस्यता समाप्त कैसी होगी, तो एक एक्ट आया था, जन प्रतिनिधित्व एक्ट जो आया था, ये इसका अगर उल्लेख की बात करें कि इस व्यवस्था का उल्लेख कहां पे है, उल्लेख, तो इसका उल्लेख हालांकि दो जगहों पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो एक आप देखेंगे कहां पे कि जो एक आया था जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की एक धारा है 68 फर्स्ट में ये बात बोली गई है। इसके अलावा अनुच्छेद भी आप देखेंगे तो अनुच्छेद आपका देखेंगे तो 101 का जो फर्स्ट है उसमें भी ये बात बोली गई है या उल्लेख है। चलिए अगला है, अगला सवाल हमारा कौन सा है? मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? जो मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार है जो 14 से 18 तक है उनमें से क्या है? लिंग समानता, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, समान समुदाय के लोग समान हैं, सामाजिक गुणवत्ता के आधार पर समानता। यहां पे देखिए कि मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार का मतलब क्या होता है कि कानून के समक्ष, ठीक है, क्या है? कानून के समक्ष सभी लोग क्या हैं? समान है। कानून के समक्ष क्या है? सभी लोग समान हैं। ये कहलाता है कि आपका समानता का अधिकार। डैश डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो किसे प्राप्त है? ठीक है, केवल अल्पसंख्यक को, केवल बहुमत को, सभी भारतीय नागरिकों को, केवल विशिष्ट समुदाय को। देखिए जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो सभी को प्राप्त है। धार्मिक स्वतंत्रता सभी को प्राप्त है, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो विदेशी नागरिक हो। तो ये है कहां पे? सभी भारतीय नागरिक। ठीक है, सभी भारतीय नागरिक। क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता आप देखेंगे तो वो आपके आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल आपका है 25 से लेकर कहां तक? 28 तक ये बोली गई है। लेकिन आर्टिकल 25 में क्या कहा गया? आर्टिकल 25 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अंतःकरण से, ठीक है, अंतःकरण से या कह सकते हो स्वयं से कोई भी धर्म को मान सकता है, ठीक है, उसका आचरण कर सकता है, उसके तरीकों को अपना सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक क्या बोला गया है? ये बोला गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है किसको? तो सभी भारतीयों को। पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी या गठित की गई थी? यहाँ पे होना चाहिए पहली सार्वभौमिक परिषद कब गठित की गई थी, या फिर ऐसा कहा जाए तो कब भरी गई थी। हालांकि ये भी सही है, 1873, 1839, 1843 या 1893। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो सही आंसर आपका है वो है 1893। ठीक है, एक आपने देखा एक्ट आया था भारत शासन जो परिषद एक्ट है 1892 वाला। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये जो पहली बार सार्वभौमिक जो परिषद जो बनी, ये कह सकते हैं ये कौन सा था? तो भारतीय शासन एक अधिनियम आया था, कौन सा? 1892 का। तो 1892 के तहत ही क्या किया गया था? पहली बार क्या था? यूनिवर्सल जो काउंसिल है उसको बनाया गया था। ठीक है, और भारतीय शासन अधिनियम 1892 के तहत ही ध्यान रखिएगा कि जो निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी,
भारत में निर्वाचन पद्धति की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, शुरुआत। ठीक है, तो भारत में निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम से होती है, तो 1892 वाली अधिनियम से की जाती है। 8वां सवाल है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है, बहुभाषी, बस एक धर्म का पालन करना, सौंदर्यीकरण करना, या सुरक्षित। क्या है, या सुरक्षित। देखो इसमें ऑप्शन देखेंगे तो सही आंसर आपका क्या है, सुरक्षित। देखिए जो धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं तो धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि जो कोई भी राज्य है उस राज्य का अपना खुद का क्या नहीं होगा, धर्म नहीं होगा। ठीक है, और ना ही वो किसी एक धर्म का क्या करेगा, वो बढ़ावा देगा। यानी कि कोई भी राज्य होगा वो उस राज्य में जितने भी धर्म को समान रूप से देखेगा, है नहीं, सभी धर्मों का क्या करेगा, सम्मान करेगा, और सभी धर्मों को लोगों की क्या करेगा, वो सुरक्षा करेगा। क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। तो राज्यों का अपना खुद का धर्म नहीं होता है। तो इसलिए कहा कि जो धर्मनिरपेक्ष जो राज्य होते हैं वहां के सभी धर्मों के मानने वाले लोगों को क्या करेगा, वो सुरक्षा प्रदान करेगा, और सभी धर्मों के जो सभी धर्म होगा उसका सम्मान करेगा, है नहीं। तो ये क्या है, सुरक्षित। अब देखिए राज्य का राज्यपाल कौन है, मंत्रिपरिषद, संसद, कैबिनेट, संसदीय समितियां। तो आपको ध्यान रखना है कि जो राज्य का राज्यपाल होगा ना वो कैबिनेट मंत्री का भाग है वो, या कैबिनेट का वो क्या है, हिस्सा है। आप देखेंगे कि राज्यों में जो भी आपके क्या होते हैं, कैबिनेट, जो कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल बनता है उसका, उनके विभागों का प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। तो राज्य का राज्यपाल कौन होगा, तो एक कैबिनेट होता है। ठीक है ना, कैबिनेट। यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि डैश डैश है, 6 माह, असीम, 6 महीने, 6 सप्ताह, 1 वर्ष। ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर है क्या, 6 महीने, 6 सप्ताह। देखिए जो राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है, 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। ये अध्यादेश क्या होता है, यानी कि जब संसद क्या हो, जब चल ना रही हो, संसद जब चल ना रही हो, उसका कोई सत्र आयोजन ना हो रहा हो, तो क्या होता है कि जो कैबिनेट मंत्री मंडल होता है, तो कैबिनेट मंत्रिमंडल के सिफारिश पे या उनके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति क्या करता है कि आर्टिकल 123 के तहत एक अध्यादेश जारी करता है। ये सेम वैसे ही एक्ट या अधिनियम होगा या कानून होगा जैसे संसद क्या करती है, पास करती है। यानी ये संसद के जैसा ही एक कानून होगा, लेकिन ये कानून केवल और केवल 6 सप्ताह, 6 महीने और 6 सप्ताह तक ही क्या कह रहे हैं, लागू रहेगा, यदि अगर संसद से ये पास या अनुमोदित नहीं होती है उस कंडीशन में। तो अगर ये अध्यादेश अगर अनुमोदन मिल जाए संसद का तो ये आगे एक्ट बन सकता है और ये लागू रहेगा। लेकिन अगर जो इस पे क्या हुआ, संसद की मुहर नहीं लगती है, अनुमोदन नहीं मिलता है, तो फिर राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश अधिकतम 6 महीने और 6 सप्ताह तक ही लागू रहेगा। ठीक है, तो यह यहाँ पे आप देखेंगे कि अब क्या होता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति 123 के तहत क्या करता है, अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस, अध्यादेश क्या करता है, जारी करता है, जारी करता है। ठीक है, लेकिन ये अध्यादेश अगर संसद द्वारा पारित नहीं होगा तो ये केवल 6 माह 6 सप्ताह तक ही रहेगा। ठीक है, राष्ट्रपति जारी करता है। फिर आप लिखेंगे कि अगर जो संसद से अनुमोदन न मिलने पर यह अध्यादेश अधिकतम, ध्यान रखना यहाँ पे अधिकतम है, न्यूनतम नहीं, अधिकतम 6 माह व 6 सप्ताह तक क्या रहेगा, वैध रहेगा। ठीक है, वैध रहेगा या प्रभावी रहेगा। ठीक है,
तो ये बात आपको वैसे ही आप देखेंगे तो केंद्र में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और राज्यों में राज्यपाल जारी करता है। तो आप देखेंगे आर्टिकल जो 213 है, 213 के अंतर्गत राज्यों में राज्यों में राज्यों में राज्यपाल क्या करते हैं, तो अध्यादेश जारी करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अध्यादेश क्या है। अध्यादेश एक प्रकार का कानून ही है एक प्रकार का कानून ही है। जब संसद या विधानसभा का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल जारी कर सकते हैं। राज्य परिषदों को डैश डैश भी कहा जाता है, लोगों का घर, विधानसभा, राज्यों की परिषद या संसद। देखो राज्य परिषद को हम लोग राज्यों की परिषद भी कहते हैं। जो राज्य परिषद है उसको हम लोग राज्यों की क्या कहते हैं, परिषद भी कहते हैं। ठीक है, राज्यों की परिषद कहते हैं। राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को किसकी सिफारिश पर हटा सकता है? अध्यक्ष, राज्यपाल, उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। देखिए ये पूछा गया राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को किसकी सिफारिश पे हटा सकता है। अब जो राज्य मानवाधिकार है, मानवाधिकार, राज्य मानवाधिकार, इसमें आप देखेंगे ये कुल मिला के 3 सदस्य ही क्या है, एक संस्था है। 3 सदस्य क्या है, ये संस्था है, जिसमें से एक क्या होगा, एक तो होता है इसमें अध्यक्ष, एक होता है अध्यक्ष और इसमें 2 क्या होते हैं, 2 होते हैं सदस्य, 2 क्या होते हैं, 2 होते हैं सदस्य। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वही बनता है जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हो रहा हो या सेवानिवृत्ति हो गया हो वो रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा क्योंकि ये राज्यों की बात है तो वहां पे राज्यपाल की सिफारिश पे हटाया जाना चाहिए और हटाया भी जाता है, लेकिन ये आयोग द्वारा, ठीक है, जो आरपीएफ के ये सवाल आया हुआ है उसमें जो आयोग ने माना है आंसर, वो क्या माना है, वो ऑप्शन ए माना है। ठीक है, क्या माना है, अध्यक्ष माना है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसमें सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर है आपका क्या, राज्यपाल। क्या है, राज्यपाल। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पे इसको थोड़ी सी बता दे भाई, देखो कि क्या है कि आयोग जो है, आयोग ने सही विकल्प ए माना है। ठीक है, ए माना है, लेकिन सही आंसर क्या होना चाहिए, राज्यपाल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, राज्यपाल होना चाहिए। चलिए अगर देखिएगा, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थिति रहते हुए सत्र का आयोजन, संचालन या संयोजन कौन करता है? संसद के संयुक्त सत्र। अब देखिएगा ऐसे, तो इस कंडीशन में अगर अनुपस्थिति रहता है तो फिर कौन करेगा, तो फिर करेगा लोकसभा का उपाध्यक्ष ही करेगा। कौन करेगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। क्योंकि देखिए संसद की जो संयुक्त बैठक है ना, संसद की संयुक्त जो बैठक है, जो सेशंस है, तो संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति 108, आर्टिकल कौन सा, 108, राष्ट्रपति 108 के अंतर्गत बुलाता है या आहूत करता है। क्या करता है, बुलाता है या फिर आहूत करता है। ठीक है, और लोकसभा की संयुक्त बैठक ये कौन करेगा, अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। और यदि ये क्या रहे, अनुपस्थिति रहे, ये क्या हो, अनुपस्थित हो तो क्या होगा, तब कौन करेगा, तो करेगा लोकसभा
लोकसभा का उपाध्यक्ष। और यदि ये भी अनुपस्थिति रहा, ध्यान रखेंगे, अगर ये भी अनुपस्थिति रहा, ठीक है ना, अगर ये अनुपस्थिति रहा, ये अनुपस्थिति रहा, तो फिर कौन करेगा अध्यक्षता? तो करेगा राज्यसभा का सभापति। तो फिर कौन करेगा? तो करेगा राज्यसभा का सभापति करेगा। तो ये एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर जो लोकसभा का जो क्या कहते हैं संयुक्त सेशन होता है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। वो नहीं होगा तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अगर वो भी नहीं होगा तो फिर राज्यसभा का सभापति करेगा, यानी जो उपराष्ट्रपति होता है। चलिए अगला देखते हैं, अंतर राज्य परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय या कार्मिक मंत्रालय? किसके अधीन आता है? तो देखिए ये आप देखेंगे तो किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो जो अंतर राज्य परिषद जो है ये आएगा आपका किससे? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके आएगा? तो इसके अंतर्गत आएगा। और ये जो अंतर राज्य परिषद है, अंतर राज्य जो परिषद है, ये किस अनुच्छेद में है या किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद हो जाएगा कौन सा? 263। कौन सा हो जाएगा? 263 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? 263 हो जाएगा। और जो अंतर्राज्यीय परिषद है, इसके अगर हम बात करते हैं कि भाई अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष कोई अलग से नहीं बनता है। अध्यक्ष क्या होगा? जो प्रधानमंत्री होगा वही इसका अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। ठीक है। और सदस्य की बात करते हैं, सदस्य कौन होगा? तो सदस्य की अगर बात करते हैं तो सभी राज्यों और यूटीज के क्या होंगे? मुख्यमंत्री या वहां के जो प्रशासक होंगे। ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें क्या होते हैं? 6 कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते हैं इसके सदस्य में। 6 कैबिनेट मंत्री भी क्या होते हैं? शामिल होते हैं। ठीक है, जो केंद्र के 6 कैबिनेट मंत्री हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो जो अंतरराज्यीय परिषद है, इसका काम क्या है? इसका काम होता है कि राज्यों और जो केंद्र सरकार है उनके बीच में समन्वय बैठाना, उनके बीच में एक समानता बैठाना। हालांकि इसकी स्थापना की बात करेंगे, स्थापना जो हुआ था वो 1990 में किया गया था। कब किया गया था? 1990 में किया गया था। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? अनुच्छेद 267, 263, 280, 266। देखिए जो आकस्मिक निधि है, क्योंकि जो केंद्र सरकार है फिर राज्य सरकार होती है, इनके खुद के अकाउंट होते हैं, उनमें से एक है आकस्मिक निधि। तो जो आकस्मिक निधि है ये आर्टिकल आपका है 267। कौन सा है? 267, ये ध्यान रखेंगे। और यहीं पे देखेंगे जो आर्टिकल आपका क्या है? 266 है। इसमें क्या बोला गया है? इसमें आपकी संचित निधि है, संचित निधि, या फिर संचित निधि को हम लोग कहते हैं क्या? सामूहिक कोष। क्या बोलते हैं इसको? सामूहिक कोष भी कहते हैं। ठीक है, सामूहिक कोष कहते हैं। 280 में तो पता है इसमें वित्त आयोग की बात है, केंद्रीय वित्त आयोग की बात की गई है। और आर्टिकल 263 में बात करते हैं तो इसमें तो अंतरराज्यीय क्या है? इसमें परिषद की बात की गई है। ठीक है, परिषद की बात की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है 263। चलिए अगला देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष डैश है। मतलब राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, या सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश, या वर्तमान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। देखिए जो हमने बोला उच्च न्यायालय के क्या होंगे? सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश। ठीक है ना, वो क्या होंगे? राज्य मानवाधिकार आयोग के क्या होंगे? अध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है?
सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, गृह मंत्रालय या कार्मिक मंत्रालय या फिर कार्मिक मंत्रालय। तो देखिए ये आता है किसमें, कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है। लेकिन जो ये है ना केंद्रीय प्रशासन, ठीक है, केंद्रीय प्रशासन, इसको हम लोग यहाँ देखो जो केंद्रीय प्रशासन न्यायाधिकरण है, ठीक है, ये न्यायाधिकरण है, ये आप देखेंगे तो ये आर्टिकल जो अनुच्छेद है वो किसके अधीन है, वो है 323 ए के अधीन ये इसका क्या कहता है गठन किया जाता है, ठीक है, इसका गठन किया जाता है। तो इस चीजों को ध्यान रखना है। आगे आते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था, किस वर्ष स्थापित किया गया था, 1991, 1995, 1956 या 1993। इसका सही आंसर जो है वो आपका क्या है, 1993, ठीक है। लगभग अक्टूबर के आसपास में इसका गठन हुआ था, ठीक है, इसका अक्टूबर में आजकल क्या होता, इसका गठन हुआ था। लेकिन अब देखो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसके बारे में थोड़ी सी बात आपको जाननी पड़ेगी। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसका अगर कहा जाए कि भाई अध्यक्ष कौन बनता है, तो अध्यक्ष कौन बनता है, तो अध्यक्ष बनेगा जो सर्वोच्च न्यायालय का रिटायर्ड क्या होगा, न्यायाधीश होगा, ठीक है, वही बनेगा। तो जो अध्यक्ष होगा वो ध्यान रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के सेवा निवृत्त न्यायाधीश, ठीक है, ये होगा। उसके अलावा अगर देखा जाए इस आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो थे रंगनाथ मिश्रा, रंगनाथ मिश्रा। और अभी वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान, ठीक है, वर्तमान मतलब अभी 2025 की बात करते हैं, तो वो है वी राम सुब्रमण्यम, ठीक है। ये मैं अभी की बात कर रहा हूं, 2025 तक की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि 2025 का मतलब ये है कि अभी जनवरी 2025, आगे अगर बदल सकते हैं तो आगे ध्यान रखिएगा, जनवरी या फिर फरवरी 2025 तक, ठीक है। अभी तक तो ये है, आगे बदल जाए तो फिर उसका पता नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो भी अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होंगे, वो जो भी अध्यक्ष और सदस्य, इनका जो कह सकते हैं कि अवधि होती है वो होती क्या है, 5 साल या कितना, 70 वर्ष, ठीक है, जो पहले पूरा हो जाए, जो पहले पूरा हो, ठीक है। तो जो कार्यकाल उनका होगा 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है। अब सामूहिक कोष मतलब वही संचित निधि, कौन सा है, संचित निधि। साधारण विधेयक, विनियोग विधेयक, धन विधेयक या वित्तीय विधेयक। तो ये देखिएगा, ये है आपका क्या, विनियोग विधेयक, ठीक है। तो विनियोग विधेयक किस आर्टिकल में है, 114 अनुच्छेद में है। तो विनियोग विधेयक पास करना पड़ता है तब जाके आपसे सामूहिक या संचित निधि से पैसा निकलता है भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, असम या अंडमान और निकोबार। तो नहीं है तो कौन सा नहीं है, तो भाई ये इसमें देखो आपका ये जो असम नहीं है। असम एक राज्य है, असम जो है ये क्या है, पूर्वोत्तर भारत का क्या है, एक राज्य है, जिसकी स्थापना की बात करते हैं वो कब होती है, तो 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो जो असम है उसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को होती है, ठीक है। और पूर्वोत्तर भारत का राज्य है कि यूटी नहीं है, क्योंकि पता है कि यूटी की संख्या कितनी है, यूटी की संख्या, यानी कि भारत में वर्तमान में देखा जाए यूटीज की संख्या कितनी है, तो वो है टोटल
8, ठीक है 8, क्योंकि आप एक चीज देखेंगे कि 31 अक्टूबर 2019 को, है नी 19 को, यानी कि 2 यूटीज बने, 2 यूटीज बने, ठीक है। कौन कौन, एक तो था कौन सा, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और एक कौन सा था, लद्दाख, एक कौन था, लद्दाख। लेकिन फिर क्या हुआ, देखो फिर क्या होता है, तो फिर हुआ ये कि आगे जब हुआ, कब, तो 26 जनवरी, कब, 2020 को, 2020 में क्या हुआ कि दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव का विलय कर दिया गया, ठीक है, विलय कर दिया गया। तो ये भी दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये हमारे आज के टोटल कितने थे, 20 क्वेश्चन थे जो राज्य व्यवस्था से संबंधित थे। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।